डियर स्टूडेंट, हम आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स का टॉपिक में म्यू एस और म्यू इफेक्टिव के मध्य संबंध कोरिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए हम म्यू एस के बारे में ऑलरेडी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके थे, और उन प्रीवियस लेक्चरों में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला था, ये हमने समझा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी भी ट्रांजिशन मेटल या मेटल आयन के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति का कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, और वो जो दो प्रकार की गति थी, एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन की जो है ऑर्बिटल मोशन। अब स्पिन मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट के मान आते हैं उसको हमने म्यू एस से रिप्रेजेंट किया था, और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान आते हैं उसे हमने म्यू एल से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। अब चूँकि म्यू एस और म्यू एल जो है दोनों को जोड़ दें तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स का मान यहाँ पर आ जाता है। अब चूँकि डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर और स्पेशली 3D सीरीज के तत्वों के अंदर जो है म्यू एल जो है मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशंस, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट का मान आता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसका मान नेग्लिजिबल नगण्य होता है, मतलब वो मान ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम, जिसको हम लिमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के लिए हमने जो है म्यू एस, जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान है वो केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन से प्राप्त किया था और प्राप्त होता है, जिसको हमने म्यू एस से समझा था। और तो अब हम यहाँ पर, जो कि हम ऑलरेडी पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पर दो वर्ड यहाँ पर ले रहे हैं, एक म्यू एस और एक म्यू ई डबल एफ इफेक्टिव। इन दोनों में क्या रिलेशंस है इसको हम इस लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ आपको। ये जो म्यू एस और म्यू इफेक्टिव का जो संबंध है, एक प्रभावी रिलेशंस होता है, और इस संबंध की आवश्यकता क्यों पड़ी या उन संकुलों के लिए होती है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र में केटी के सापेक्ष, ये केटी भी हम पढ़ चुके हैं, केटी के सापेक्ष जे के मान बहुत कम होते हैं, केटी के सापेक्ष जे के मान बहुत कम होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्सों के अंदर ये म्यू एस और म्यू इफेक्टिव जो है रिलेशंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, या उनमें संबंध होता है। इन संकुलों में कक्षक के चक्रण से उत्पन्न प्रभाव नगण्य होता है, और इस ऐसी दशा में एल तथा एस चक्रण से उत्पन्न प्रभाव बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में स्वतंत्र रूप से प्रभावी होते हैं, मतलब। और इसको हम निम्न प्रकार से संबंधित कर सकते हैं, या इसका संबंध यहाँ पर निम्न है। तो म्यू इफेक्टिव बराबर होता है म्यू एस प्लस एल, और ये बराबर होता है √4s s + 1 प्लस l + 1 बोर मैग्नेटॉन। सबसे पहले इस व्यवहार का अध्ययन हम जो है कुछ धातुओं में करेंगे, जैसे Mn+2 है, Fe+3 है, कोबाल्ट+3 है, इनके आयनों को ले रहे हैं यहाँ पर। और इन आयनों के लिए सामान्य ऊर्जा की आवश्यकता, सामान्य ऊर्जा की अवस्था में L = 0 होता है, और ये मात्र चक्रण सूत्र ओनली स्पिन फॉर्मूला का ही पालन करते हैं। लेकिन ये आयन्स जिनमें सामान्य ऊर्जा की अवस्था ग्राउंड स्टेट में कुछ कक्षक की गति भी प्रभावी भूमिका में रहती है, उसके लिए ये सूत्र, मतलब म्यू एस वाला जो सूत्र अच्छा परिणाम नहीं देता, या हम उससे मैग्नेटिक मोमेंट के मान अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रैक्टिकल वैल्यू से टैली नहीं खाती, या ये सूत्र अच्छे परिणाम नहीं देता। उनके लिए जो ऊपर जो सूत्र दिया है इसमें निम्न प्रकार से उसमें संशोधन जो है निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या किया है कि म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एस बराबर होता है √4s s + b है। इस सूत्र में जो मैं स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं। और हम जानते हैं कि s बराबर जो होता है n/2, s बराबर क्या होता है n/2,
N/2 होता है, तो यहाँ रख देंगे तो μs बराबर √n और n+2 और यहाँ बोर मॉलिक्यूल। अब 3D और प्रथम श्रेणी के धात्विक आयनों में Fe+2 है, कोबाल्ट+2 है, Ni+2 है, कॉपर+2 है, में प्रभावी रूप से मैं ये जो है धात्विक आयनों में संकरण में ये देखा जाता है। इन धात्विक आयनों के प्रायोगिक μs के मान और कभी कभी μs + L के मानों में के तुल्य होते हैं, मतलब एक दूसरे के समान होते हैं। इस कारण जो केमिस्ट हैं, रासायनिक के जो आए ने कक्षकों की गति से उत्पन्न प्रभाव को सीमित होना या परिसीमन माना, मतलब क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट माना है इसमें। अब इसकी जो व्याख्या है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, सेलवुड नामक वैज्ञानिक ने ऑर्बिटल मोमेंट को क्विंचिंग की व्याख्या इस प्रकार से की थी कि इसने व्याख्या की इसमें उन्होंने बताया कि डी कक्षक संख्या में 5 होते हैं जो T2G और EG होते हैं। T2G के अंदर 3 कक्षक आती हैं यहाँ पर, DXY, DYZ, DXZ, और EG के अंदर DX2, 2Y2 और DZ के सेटों में दो सेट विभाजित किए। अपन ने पढ़ा था पहले भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, एक T2G सेट और एक EG सेट। T2G के अंदर DXY, DYZ और DXZ, और EG के अंदर DX2, 2Y2 और DZ जो है सेट बनाए थे। इन कक्षकों की आकृति जो है डबल डम्बल शेप मानी गई। डी कक्षक की कोई भी कक्षक हो उसकी आकृति डबल डम्बल होती है, और इन कक्षकों की जो इनसे उत्पन्न संकुलों के निर्माण के समय अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्गाकारीय समतलीय क्षेत्र 3 प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन 6, जिनमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऑक्टाहेड्रल शेप आती है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से वो कॉम्प्लेक्स जो है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय क्षेत्र में विभाजन के क्रम को में बिखर जाते हैं। इससे इनके कक्षकों की गति भी भिन्न क्रम में होती है। शेप बदलेगी तो वहाँ पर गति भी अलग होगी। उदाहरण के लिए ZX पर कक्षीय घूर्णन DX2 2y2 अक्ष के सापेक्ष 45 डिग्री पर होगा, और इसका कक्षीय घूर्णन जो है 2 और पाई H/2π के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार DYZ के सापेक्ष ये 1/2π 1 और H/2π के बराबर नहीं होगा। और सारांश में यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र में लिगेंड के प्रभाव के कारण जब कक्षकों में अपने अक्ष के सापेक्ष डिजनरेसी उत्पन्न होगी, उनके कक्षीय आघूर्ण भी प्रभावित होंगे, उनके म्यू इफेक्ट और μs के मान भी भिन्न होंगे। किसके वजह से? लिगेंड के नेचर की वजह से। यह प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू की तुलना में कम अथवा अधिक हो सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ पर टैली नहीं होगी। इसका कम अथवा अधिक होना क्षेत्र की कक्षक की सम्मति ऑर्बिटल ऑफ सिमेट्री पर निर्भर करता है। 3D श्रेणी के धात्विक आयनों के मान जो है हम सारणी में आगे हम सारणी देख रहे हैं उसमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, इस 3D श्रेणी के संगत तत्वों के धात्विक आयनों के सैद्धांतिक और प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण के मान। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक इस टेबल्स को आप देखें, इस टेबल्स में यहाँ पर दिखाए गए। तो इस टेबल के अंदर जो है जो पहले हमने ले रहे हैं संक्रमण आयन, फिर उसका ले रहे हैं हम यहाँ पर विन्यास, फिर उसमें लिखे हैं मुक्त आयन का जो है अवस्था μs और μs + L, और उसके प्रेक्षित मान और चक्रण युग्मित μs और μ इफेक्टिव यहाँ पर ये टेबल्स के अंदर दिखाए गए। जो हम यहाँ पर संक्रमण आयन ले रहे हैं, ट्रांजिशन आयन्स ले रहे हैं, वो जो है जैसे Ti+3 है, B+4 है, और B+3 है, B+2 है, Cr+3 है, Mn+4 है, Cr+2 है, Mn+3 है, Mn+2 है, Fe+3 है, Fe2 है, CO+3 है, CO+2 है, Ni+3 है और Ni+2 है और कॉपर+2 है। ये हमने संक्रमण आयन यहाँ पर ट्रांजिशन आयन लिए हैं। अब इनका जो विन्यास, साथ में हमने विन्यास लिया, तो 1 बाय 1 यहाँ पर अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, संक्रमण आयन है Ti+3 और B+4। इसका जो विन्यास है D1, और इसकी जो अवस्था है जो है हमने मुक्त आयन की अवस्था है वो कैपिटल D और 2 है।
और म्यू एस का मान इसमें है 1.73 और म्यू एस प्लस एल का मान है 3 और इसके जो प्रेक्षित मान है वो 1.7 से 1.85 और बी प्लस 4 के जो मान है 1.7 से 1.8 के बराबर। ठीक, फिर हमने यहाँ पर लिया B+3। इस B+3 का जो विन्यास है वो है D2 और इसकी जो अवस्था है मुक्त आयन आध अवस्था है F और 3 यहाँ पर, और इसका म्यू एस का मान है यहाँ पर 2.83 और म्यू एस प्लस एल का मान है 4.47 और इसके जो प्रेक्षित मान है 2.6 से 2.9। ठीक, बाकी चक्रण युग्म में डैश डैश लगाए रखा है यहाँ पर। इसी तरीके से हम B+2 और Cr+3 और Mn+4 इन तीनों के ही जो विन्यास है वो D3 विन्यास है। तो इनकी जो अवस्था है मुक्त आयन अवस्था है F और 4 है और इनके जो म्यू एस के मान है 3.88 है, म्यू एस प्लस एल के मान 5.20 है और जो प्रेक्षित मान है B+2 का तो है 3.8 से 3.9, Cr+3 का है 3.7 से 3.9 और Mn+4 का है 3.8 से 4.0। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पर ले रहे हैं Cr+2 और Mn+3। तो इन Cr+2 और Mn+3 का जो है विन्यास है सेम है, यहाँ पर D4 है, D4 और इनकी मुक्त आयन आध अवस्था है D5। अब इसमें इसका म्यू एस का मान है 4.9 और म्यू एस प्लस एल का मान है 5.48 और इनके प्रेक्षित मान है 4.7 से 4.9 और Mn+3 में है 4.9 से 5। इनके जो चक्रण युग्मित म्यू एस के मान है 2.83 और इसमें म्यू इफेक्टिव जो प्रेक्षित है उसके मान है 3.3 to 3.3 और इसमें Mn+3 में 3.2 जैसा कि टेबल्स में यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से Mn+2 और Fe+2 जिसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी मुक्त आयन अवस्था है S6। इसमें म्यू एस के मान है 5.92, वही म्यू एस प्लस एल के मान है वो 5.92 है और प्रेक्षित मान है 5.6 से 6.1 Mn+2 में और Fe+3 में है 5.7 से 6.0 और इनके चक्रण युग्मित म्यू एस के मान है 1.73 और म्यू इफेक्टिव प्रेक्षित के मान है 1.8 से 2.1 और 2.0 से 2.5। इसी प्रकार से Fe+2 और CO+3 जिसका कि दोनों का ही विन्यास है D6 विन्यास है, इसकी अवस्था है मुक्त आयन की आध अवस्था है D5। इसके म्यू एस के मान है यहाँ पर 4.9 और यहाँ पर म्यू एस प्लस एल के मान है 5.48 और प्रेक्षित मान है 5.1 से 5.7 और लगभग इसका कोबाल्ट का है लगभग जो है 5.4 और इसके चक्रण युग्मित म्यू एस के मान है 0 और म्यू इफेक्टिव के मान भी लगभग क्या है 0। इसी प्रकार से यहाँ पर कोबाल्ट+2 और Ni+3 के में जोन में की D7 कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी मुक्त आयन अवस्था है वो है F4 और इसके म्यू एस के मान है 3.88 और म्यू एस प्लस एल के मान है 5.020 और यहाँ पर प्रेक्षित मान है इसके 4.3 से 5.2 तक और इसके चक्रण युग्मित म्यू एस के मान है 1.73 और म्यू इफेक्टिव के मान है 1.7 से 2.0 और Ni+3 के 1.8 से 2.0। इसी प्रकार से Ni+2 जिसका कि D8 कॉन्फ़िगरेशन है, अवस्था इसकी बनी F3, इसके म्यू एस के मान है 2.83, म्यू एस प्लस एल के मान है 4.47 और प्रेक्षित मान है 2.3 से 4.0। इसी प्रकार से Copper+2 जिसके अंदर की D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी मुक्त आध अवस्था है D2 और कैपिटल D2 और इसके म्यू एस के मान है 1.73 और म्यू एस प्लस एल के मान है 3.00 और प्रेक्षित मान है इसके 1.722। कहने का मतलब 3D श्रेणी के धात्विक आयनों के सैद्धांतिक और परिचुंबकीय आघूर्ण के मान यहाँ पर दिखाए गए, उसमें म्यू एस भी है, म्यू इफेक्टिव में है। तो इस तरीके से यहाँ पर म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में एक दूसरे में यहाँ पर रिलेशंस है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अष्टफलकीय क्षेत्र पर, चतुष्फलकीय क्षेत्र पर, है ना, इस कॉम्प्लेक्सों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों आपको ये समझ में आएगा म्यू एस और म्यू इफेक्टिव का रिलेशंस हमने यहाँ पर समझा, इसकी वैल्यू समझी और इसका इफेक्ट जो है कॉम्प्लेक्स विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स पर क्या पड़ेगा उसको कल हम कंटिन्यूस में लेंगे। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।